अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का एनालिसिस फेज़ पढ़ रहे हैं। लास्ट वीक में हमने लेक्चर 9 और 10 पढ़ा था, जो कि सेगमेंट्स कॉस्ट एनालिसिस के बारे में था। इस वीक में हम दो लेक्चर्स पढ़ेंगे 11 और 12, जो कि मार्केटिंग ऑडिट, स्वॉट मैट्रिक्स और टोज मैट्रिक्स के मुतालिक हैं। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 11, मार्केटिंग ऑडिट, स्वॉट मैट्रिक्स एंड टोज मैट्रिक्स, पार्ट 1। स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मार्केट ओरिएंटेशन। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दिखाया गया है जो कि कस्टमर ओरिएंटेशन और कंपेटिटर ओरिएंटेशन को आपस में मिला रहा है। तो देखें, अगर तो हमारी कस्टमर ओरिएंटेशन भी नहीं है और कंपेटिटर ओरिएंटेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ है। तो इसे टेक्निकली कहा जाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, यानी जो भी प्रोडक्ट्स या ऑफरिंग्स हैं हमारी, हम सारा फोकस जो है वो उस पर रख रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हमारा जो फोकस है वो कस्टमर के ऊपर तो है लेकिन कंपैटिटर पर नहीं है, इसे हम कस्टमर ओरिएंटेशन कहते हैं। फिर एक चॉइस ये हो सकती है कि हमारा फोकस सारे का सारा कंपैटिटर्स के ऊपर है लेकिन कस्टमर्स के ऊपर नहीं है, इसे हम कंपैटिटर ओरिएंटेशन कहते हैं। और जो चौथा कॉम्बिनेशन है कि हम कस्टमर्स को भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो कंपैटिटर है उसकी मूव्स को भी नोट कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को मार्केट ओरिएंटेशन कहा जाता है। और ये सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज के प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के केस में आप सिर्फ जो प्रोडक्शन का या प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चल रहे हैं और आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप सिर्फ कस्टमर को फोकस करेंगे तो कंपैटिटर हो सकता है कि आपसे आगे निकल जाए, उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ कंपैटिटर के ऊपर अपनी एनर्जीज जो है वो लगा देंगे तो कस्टमर की जो नीड्स हैं वो पीछे रह जाएंगी, जबकि कस्टमर को पहले होना चाहिए। तो मार्केट ओरिएंटेशन जो है दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और ये जो माइंड मैप आपने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का, यहाँ से भी हमें आइडिया हो रहा है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से मुराद मार्केट ओरिएंटेशन, और मार्केट ओरिएंटेशन जो है ये कस्टमर वैल्यू क्रिएट करती है। और ये कस्टमर वैल्यू जो है वो तीन तरह के रिजल्ट्स देती है: कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी और फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। और ये तीनों मिल के आपको लेके जाती हैं कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ। तो हमारा जो मेन फोकस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में था वो कंपेटिटिव एडवांटेज था, जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में है वो कस्टमर वैल्यू है। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये तो जनरली आप पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो नेक्स्ट 3 P's हैं वो सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लिया जाए, पहला पी जो है वो प्रोडक्ट है, जिसमें आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ब्रांडिंग की बात करते हैं। इसके ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर्स होंगे। फिर प्राइस है, जिसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं या डिस्काउंट्स हैं या मुख्तलिफ जो टर्म्स ऑफ बिजनेस हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट है और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसे होती है हम देखेंगे। प्रमोशन में हमारे पास जो प्रमोशनल मिक्स टूल्स हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशंस हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं या पर्सनल सेलिंग है या और इस तरह के टॉपिक्स हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट 3 P's हैं उसमें एक तो पीपल हैं, लोग। लोगों को बल्कि कहना चाहिए कि जो राइट पर्सन्स हैं उनकी सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग और उनकी मोटिवेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी। फिर आपका जो फिज़िकल एविडेंस है, जैसे आपका लेआउट डिज़ाइन है या आपका इंटरनल डिकोर है या आपकी जो एक्सेस है, अप्रोच है, आपकी लोकेशन है, वो भी मैटर करती है। और फिर जो आपके प्रोसेसेस हैं, ख़ास तौर पे आप कस्टमर के साथ जब पहला इंटरेक्शन होता है वहाँ से लेके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक जाना, ये पूरा जो प्रोसेस है ये इफ़ेक्टिवली डिज़ाइंड होना चाहिए।
और ये प्रोसेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर पुअर प्रोसेस होगा तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज के साथ भी आप चल नहीं पाएंगे। फिर हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो देखा था, जो कि 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एनालिसिस फेज़ है, प्लानिंग फेज़, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ और एवेलुएशन फेज़। इसे हम 5 स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। और जो स्टेज 1 है, हर स्टेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो स्टेज 1 से रिलेटेड सवाल ये है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, वेयर वी आर नाउ। इसे आप बिगिनिंग भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। फिर सेकंड स्टेज आ जाती है कि हमें जाना कहाँ पे, वेयर डू वी वांट टू बी। इससे मुराद आपके एंड्स हैं। और तीसरा जो सवाल है कि हम वहाँ तक कैसे जाएं, हाउ माइट वी गेट देयर, ये मीन्स हैं वहाँ तक जाने के। चौथी जो स्टेज है, विच वे इज़ बेस्ट, कि वहाँ तक जाने की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। यानी यहाँ बात स्ट्रेटजी की, एवेल्यूएशन की हो रही है। और आखिरी स्टेज ये है कि हम जो ऑब्जेक्टिव था, जहाँ तक हमने जाना था, जो डेस्टिनेशन थी, वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हम उसे मेक श्योर करेंगे कि क्या वाकई ये वही जगह जहाँ तक हम जाना चाहते थे, और क्या हमारे जो गोल सेट किए गए थे वो पूरे हो गए। तो इसका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल के साथ है। तो इन शॉर्ट ये कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 फेजेस आपने पढ़े थे प्रोसेस के, उन्हीं को आप 5 स्टेजेस में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में कई डिफरेंसेस भी पढ़े थे। और यहाँ पे राइट साइड वाला जो मॉडल है वो इसे एक्सप्लेन कर रहा है। जो स्ट्रेटेजिक लेवल है ये टॉप मोस्ट लेवल होता है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आप कह सकते हैं। इसके बाद टेक्टिकल लेवल होता है जिसे आप एसपीयूज का लेवल कह सकते हैं या डिविजनल लेवल कह सकते हैं। और फिर ऑपरेशनल लेवल होता है जिसका ताल्लुक फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स के साथ होता है। अब यहाँ पे जो मैं डिफरेंस और इम्पोर्टेंस दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की और मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बता रहा हूँ। जो स्ट्रेटजी है इसका ताल्लुक इफेक्टिवनेस के साथ, और इफेक्टिवनेस को ब्रीफली हम डिफाइन कर सकते हैं डूइंग द राइट थिंग्स। अब ये लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। इसी तरह से जो ऑपरेशंस हैं इन्हें आप रिलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी के साथ, और एफिशिएंसी का ताल्लुक है डूइंग थिंग्स राइट। अब एफिशिएंसी या ऑपरेशंस यहाँ पे रिलेटेड है मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ, और जो इफेक्टिवनेस है वो रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के साथ। तो आप देखें कि अगर इफेक्टिवनेस भी नहीं है और एफिशिएंसी भी नहीं है, दोनों का लेवल लो है, तो ये सिचुएशन जो है इसे डाई स्लोली कहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गेनाइजेशन अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। अच्छा, अगर इफेक्टिवनेस हाई है, चाहे एफिशिएंसी लो भी हो, तो बहरहाल आप सर्वाइवल जो है वो आपका मुमकिन है, कुछ ना कुछ आप काम चला लेंगे, बच जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें हाई हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास इफेक्टिवनेस भी हाई है और एफिशिएंसी भी हाई है, तो फिर आप थ्राइव पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर आप बेस्ट पोजीशन पे मौजूद होंगे। ये एक आइडियल कंडीशन है। और इफेक्टिवनेस नहीं है या लो है और एफिशिएंसी में आप हाई हैं, तो जो आपने देर से इख्तिताम तक पहुंचना था वो इस केस में जल्दी पहुंच जाएंगे, जिसे डाई क्विकली कहा जा रहा है। तो समझ ये आई, पता ये चला कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एफिशिएंसी की निस्बत, और इसका ताल्लुक स्ट्रेटेजिक लेवल या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के साथ है। तो इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, जो खाली एक ऑपरेशनल लेवल है वो काम नहीं करेगा। तो वो या तो आप डाई स्लोली वाली कंडीशन पे चले जाएंगे या डाई क्विकली वाली कंडीशन पे चले जाएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी के होते हुए कम से कम आप सर्वाइवल के लेवल पे ज़रूर रह सकते हैं। जी, एक और मैट्रिक्स जो आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो है एनवायरमेंटल चेंज वर्सेस एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी। तो एनवायरमेंटल चेंज जो है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब कम होगा तो आपका एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा या डायनामिक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरी डायमेंशन देखें तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल से मुराद है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स
जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो कम है, और कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या डिटर्मिनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बेस पे 4 तरह के एनवायरनमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। एक वो जो सिंपल और स्टेबल है, इसमें ज़ाहिर है कि काम करना बहुत आसान है और सर्टेनिटी आपकी बढ़ जाएगी। फिर कॉम्प्लेक्स और स्टेबल हो सकता है, ये एक मॉडरेट किस्म का एनवायरनमेंट है, इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बहरहाल रहेगी। इसी तरह से एनवायरनमेंट सिंपल है लेकिन अनस्टेबल है या डायनामिक है, ये भी कुछ ना कुछ अनसर्टन रहेगा क्योंकि डायनामिक है, चेंज आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अनसर्टेनिटी है वो चौथे केस में आएगी, जहां आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी है, डायनामिक या अनस्टेबल भी है, और चीज़ें यानी वेरिएबल्स भी ज़्यादा हैं, और उसमें फिर कंटिन्यूसली चेंज भी होते जा रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ बिज़नेस करना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करना, डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। अब हम आएंगे जी मार्केटिंग ऑडिट की तरफ। तो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है उसे मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है, और इसमें प्रोडक्शन का ऑडिट भी होगा, एचआर का भी ऑडिट होगा, फाइनेंस का ऑडिट भी होगा, और उसके साथ साथ जो मार्केटिंग का ऑडिट है वो भी होगा। अब मार्केटिंग चूँकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की ओरिएंटेशंस रखती है, दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स के साथ इसका वास्ता पड़ता है, तो इसका जो ऑडिट है वो भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस तीनों का ज़्यादा ताल्लुक इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ है, तो रिलेटिवली उनका जो ऑडिट है वो सिंपल है। तो मार्केट ऑडिट की अगर बात करें तो इसमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं, इंटरनल जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और इसी तरह से जो पास्ट आपकी परफॉर्मेंस है और प्रेजेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये सारा कुछ जो है वो शामिल हो जाएगा। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग ऑडिट, और इसमें सबसे पहली स्टेज है प्री ऑडिट एक्टिविटीज़, यानी आपने डिफ़ाइन करना है कि आपका जो मार्केटिंग ऑडिट है इसका स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सेकंड जो स्टेज है असेंबली ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको किन किन एरियाज़ में इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आम तौर पे मार्केटिंग ऑडिट के लिए हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड, और इसके जो मार्केटिंग मिक्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और स्टेप 3 में हम इस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस करते हैं। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा था मार्केटिंग रिसर्च का क्या रोल है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में, तो एग्जैक्टली उसका रोल आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है और उसके एनालिसिस हैं, ये सारा कुछ मार्केटिंग रिसर्च में होता है, और जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ताकि इसको जब जहाँ जितनी ज़रूरत है इस्तेमाल किया जा सके। फिर हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को अफेक्टिवली या यूज़फुल वे में इस्तेमाल में लाते हैं, और इससे हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाते हैं। जब ये स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं तो चौथा स्टेप जो है वो एग्जैक्टली वही बता रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिकमेंडेशंस। यहाँ रिकमेंडेशन से मुराद वो स्ट्रेटजीज़ हैं। और फिफ्थ जो फेज़ है उसमें हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम आते हैं जी स्वॉट एनालिसिस की तरफ। तो स्वॉट एनालिसिस में 4 चीज़ें। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स हैं। स्ट्रेंथ से मुराद ये वो एरियाज़ हैं जो कि आपकी यूनिक या डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज़ जो है वो शो करते हैं, और इन कॉम्पिटेंसीज़ को हमेशा जो आपके राइवल्स हैं या कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में देखा जाता है। फिर अगर इन्हें हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें तो कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने में ये हमें मदद देती हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ्स में हम ये देखते हैं कि हमारे जो मार्केटिंग के एसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वीकनेसेस में वो एरियाज़ हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये रिलेटिवली डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। इसमें मार्केटिंग की इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमने अवॉइड करना है वो भी हमारी वीकनेसेस में शामिल हो सकती हैं। फिर थ्रेट्स आ जाते हैं। ये वो ट्रेंड्स हैं एनवायरनमेंट के जो कि हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिस्क जो है उनका बढ़ना, ये थ्रेट है हमारे लिए। या वो तमाम चीज़ें जो स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में हर्डल्स बनेंगी,
वो थ्रेट्स हैं। इसी तरह अगर किसी स्ट्रेटेजी को बनाने और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर्स, तो ये भी थ्रेट है। या हमारी जो परफॉर्मेंस है अगर वो किसी वजह से रिड्यूस हो सकती है तो ये भी थ्रेट्स में आएगा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी एनवायरनमेंट कैसे ट्रेंड्स जो हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम्स ला सकते हैं, और वो तमाम एरियाज़ जो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने और सस्टेन करने में हमारी मदद करेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर आप एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स देख सकते हैं, जिसमें एक साइड पे डायमेंशन है सक्सेस पॉसिबिलिटी, यानी वो अपॉर्चुनिटी के मिलने के चांसेस कितने। चांसेस लो भी हो सकते हैं और हाई भी हो सकते हैं। दूसरी साइड पे है कि वो अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा अहम है हमारे लिए, कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी के मिलने के चांसेस तो बहुत हाई हों, लेकिन वो उसमें कोई हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो। तो बहरहाल अट्रैक्शन लो या हाई कुछ भी हो सकती है। तो आइडियल केस तो यही है कि उसकी जो सक्सेस पॉसिबिलिटी है, यानी अपॉर्चुनिटी के मिलने और उसको इस्तेमाल करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, और उसकी इम्पॉर्टेंस या अट्रैक्टिवनेस भी हाई होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन जो है इसे वन कहेंगे, और वन कॉम्बिनेशन को हमने हमेशा अवेल करना है। अगर आप 4 पे देखें, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मिलना जिसके मिलने के चांसेस कम हैं, या हम उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकेंगे, और वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अट्रैक्शन भी उसमें कम है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन 4 बनेगा, इसे हमने इग्नोर करना है। 2 और 3 जो कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें या तो अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कम है या उसकी अट्रैक्शन जो है वो कम है, तो हम इसे एवेलुएट करेंगे। एवेलुएशन के बाद अगर हमें लगे कि ये अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं, तो हम इसे 1 की तरफ ले जाएंगे, यानी अवेल करने की तरफ। और अगर हमें लगे कि ये कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है या मिलने के चांसेस बहुत थोड़े हैं, तो फिर हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही एनालिसिस हम थ्रेट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो थ्रेट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, यानी वो थ्रेट जो है वो होने के चांसेस कम हैं या ज़्यादा हैं, और उसकी सीरियसनेस वो कम है या ज़्यादा है। तो देखें, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कि थ्रेट के होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा सीरियस थ्रेट है, तो हमने इसे ज़रूर अवॉइड करना है, हमने इससे बचना है, क्योंकि ये एक सीरियस नौयत का थ्रेट है, और ये होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं इसके। इसी तरह 4 को अगर आप देखें, तो अगर थ्रेट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और उसके होने के चांसेस भी कम हैं, तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। 2 और 3 के केस में थ्रेट के जो होने के चांसेस हैं या तो कम हैं, या वो सीरियसनेस का लेवल जो है उसमें कम है, तो फिर हम इसे मॉनिटर करेंगे, हम इसे देखेंगे, और देखने के बाद अगर हमें लगे कि ये थ्रेट जो है वो डेंजरस हो सकता है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। और अगर हमें लगे कि इसको कुछ ज़्यादा जो है वो एवेलुएट करने की और ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ये जो हमने एनालिसिस किए, इसकी बेस पे 4 तरह की बिज़नेस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक आइडियल बिज़नेस वो होता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हों, थ्रेट्स जो है या तो ना हों या बहुत थोड़े से हों। और फिर एक स्पेकुलेटिव बिज़नेस होता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं और थ्रेट्स भी बहुत सारे हैं, तो हर तरह की जो ट्रेंड्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। फिर एक मैच्योर बिज़नेस ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं, थ्रेट्स भी कम हैं, क्योंकि जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो अमूमन दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और फिर जब आप इसे लेके चलते हैं तो मैच्योरिटी के लेवल पे आके अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होना शुरू हो जाती हैं, थ्रेट्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। और फाइनली जो ट्रबल्ड बिज़नेस है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ या तो नहीं होंगी या बहुत थोड़ी सी होंगी, लेकिन थ्रेट्स बहुत सारे होंगे।